नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। संविधान दिवस की आपको शुभकामनाएं। लोकतंत्र बनाम परिवार तंत्र, संसद भवन में संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने आयोजन का बहिष्कार कर दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर विपक्ष पर वार किए। परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और गौरव वल्लभ होंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दोनों की टक्कर को देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। संविधान दिवस के कार्यक्रम से विपक्ष भले ही नदारद रहा, लेकिन प्रधानमंत्री के हमले में उन सारी विपक्षी पार्टियों का वजूद कायम रहा जिनका आधार पारिवारिक विरासत की सियासत रहा। पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। पीएम मोदी ने समारोह में विपक्ष के न आने का सीधा जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी बातों से साफ हो गया कि निशाना कहां है। ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी प्रधानमंत्री ने आयोजित नहीं किया गया था। ये सदन का गौरव होते हैं स्पीकर, सदन का ये स्थान गौरवपूर्ण होता है। स्पीकर की एक गरिमा होती है, बाबा साहब आंबेडकर की गरिमा होती है। हम हमेशा स्पीकर पद की गरिमा बनाए रखे। सदन में इस विषय पर मैं बोल रहा था 2015 में, बाबा साहब आंबेडकर की 150वीं जयंती के निमित्त इस काम की घोषणा करते समय, तब भी विरोध आज नहीं हो रहा है। उस दिन भी हुआ था कि 26 नवंबर कहां से ले आए, क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत थी। राजनीतिक दलों का अपना एक अहम महत्व है, और राजनीतिक दल भी हमारी संविधान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम है। लेकिन संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए भ्रष्टाचार के गुनहगार करार दिए गए लालू जैसे नेताओं पर भी हमला किया। चिंता तब होती है कि जब न्यायपालिका ने स्वयं ने किसी को अगर भ्रष्टाचार के लिए घोषित कर दिया हो, जब राजनीतिक लाभ के लिए सारी मर्यादाओं को तोड़कर, लोक लाज को तोड़ करके उनके साथ बैठना उठना शुरू हो जाता है, तो देश के नौजवान के मन में लगता है कि अगर इस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मतलब उनको भी वो रास्ता मिल जाता है कि भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलना बुरा नहीं है। प्रधानमंत्री के हमलों के बाद विपक्ष आग बबूला है। ये खुद ही ऑटोक्रेट है, उन्होंने खुद ही डिक्टेटर जैसे हैं कि अपने पार्टी के लोगों को ही विश्वास में न लेते हुए हर काम करते हैं, हर कानून अनाउंस करते हैं। परिवार के बारे में बात करता है, पहले खुद का संघ परिवार के बारे में सोच ले। ये 2014 में सत्ता में आने के बाद इस देश का जो सामाजिक एक ढांचा थे, इसके ऊपर क्या हमला किया है ये इन लोगों ने। आज संविधान बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र बचाने की जरूरत है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेश सरकार में
संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। संविधान को, लोकतंत्र को तार तार किया है। सबसे ज्यादा परिवारवाद तो प्रधानमंत्री जी बीजेपी में है। राजनाथ सिंह जी के पुत्र कौन है? वसुंधरा राजे जी। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। केंद्र मोदी सरकार बनने के बाद साल 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले संसद में अहम आयोजन था। विपक्ष के बहिष्कार और पीएम मोदी के भाषण ने मानो शीतकालीन सत्र के गर्म होने की स्क्रिप्ट तैयार कर दी है। आज तक ब्यूरो। सुधांशु त्रिवेदी जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और सांसद भी हैं वर्सेस प्रोफेसर गौरव वल्लभ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। सुधांशु जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। आज संविधान दिवस पर संविधान का जश्न मनाने का दिन था या उपलक्ष्य था विपक्ष पर हमले का? देखिए, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा है अंजना जी। संविधान का मतलब क्या होता है कि जिस दिन भारत ने अपने को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया था, सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या था? यह अंतर यह था कि हम राजशाही से लोकतंत्र की तरफ जा रहे थे। 564 रियासतें समाप्त हुई थी और राजशाही का युग समाप्त हो रहा था। राजशाही का मतलब मेरे बाद मेरा बेटा बेटी ही शासन करेगा, परिवार का ही व्यक्ति शासन रहेगा। यदि आज लोकतंत्र के बाद 2 पीढ़ियां गुजरी हैं और तीसरी पीढ़ी है इस समय एक्टिव, और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कुछ हद तक कम्युनिस्ट पार्टी थी, अब उसमें भी पिनारी विजयन जी ने अपने दामाद को एमएलए बना के मिनिस्टर बना लिया, तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं भाजपा और कम्युनिस्ट को छोड़कर बाकी सब कमोबेश राजशाही के पैटर्न के ऊपर आ गए कि यह तय है कि मेरे बाद मेरे ही परिवार का कोई व्यक्ति आएगा। तो जिस दिन संविधान देश की जनता ने, संविधान सभा ने आत्मार्पित किया था देश की जनता को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, उस दिन राजतांत्रिक गणराज्य में प्रच्छन्न रूप से परिवर्तित होते हुए इस परिदृश्य के लिए यह विचार करना आवश्यक था। तो ये तो और कुछ नहीं था, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का रिप्रेजेंटेशन था, लोकतांत्रिक मूल्यों का। और ये मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, इन्होंने वो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सारी जनता इस बारे में विचार करे और विचार करने के बाद यह तय करे। क्योंकि अंजना जी, जब बात परिवार तक चलती तो फिर साइकोफेनेसी यही नहीं रुकती है, फिर बात वहां तक पहुंचती है। आप नरसिम्हा राव की किताब द इनसाइडर पढ़िए, वो तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं कि नेहरू जी के बाद जब इंदिरा जी का दौर आया तो पहले लोग इंदिरा जी के पास जाकर उस किताब में लिखा ये कहने का प्रयास करते थे कि मैं नेहरू जी का कितना लॉयल था। फिर बात यहां तक हो गई कि नहीं, मैं तो आपका लॉयल हूं। फिर ये हो गया आप नेहरू जी से कहीं अधिक महान हैं। इस ढंग से होते होते बात कहां तक पहुंची? इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की सीमा तक जा सकता है। इस खतरे को संविधान दिवस के दिन आगाह करना बहुत सहज और स्वाभाविक है जो प्रधानमंत्री जी ने किया। गौरव जी से मैं कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले बताइए, तो क्या इस संबोधन में यह भी निहित था कि जिन संतानों को आप लोग टिकट देते हैं जनता उसको भी हराए? क्योंकि आप लोगों की भी लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है और मान्यवर ऐसे भी संतान हैं जिनको आप लोगों ने मंत्री बनाया है, इंपोर्टेड वाले जिनको आप कांग्रेस से बुलाते हैं फिर मंत्री भी बनाते हैं। हाँ, अब सुनिए अंजना जी, प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में बिल्कुल यह बात स्पष्ट थी। उन्होंने कहा किसी परिवार के 2 व्यक्ति या 1 से अधिक व्यक्ति राजनीति में नहीं आ सकते, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। राजनीति में वो आ सकते हैं और अपना स्थान बना सकते हैं जनता के द्वारा चुनकर, परंतु परिवारवाद यह है कि पूरी की पूरी पार्टी ही उसके बाद एक ही परिवार संचालित करेगा। जैसे इस समय हम 2021 में हैं, आपको पता है 1920 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मोतीलाल नेहरू। तो 100 साल में लगभग बाय एंड लार्ज कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व 5वीं पीढ़ी तक इन्हीं के हाथ में, कभी बीच में अध्यक्ष बदला, और अगर अध्यक्ष कभी बदला, वास्तविकता में नेतृत्व दूसरे की तरफ गया तो पार्टी टूट गई। निजलिंगप्पा हो, कामराज हो, देवराज अरस हो, नीलम ब्रह्मानंद रेड्डी हो, शरद पवार हो, अर्जुन सिंह हो, एनडी तिवारी हो, पार्टी टूट जाएगी। इसकी तरफ जैसे अंजना जी आप एंकरिंग कर रही, तो ऐसा नहीं कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता में नहीं आ सकता या आज तक में नहीं आ सकता, पर परिवारवाद यह है कि जब भी कभी आप भविष्य में इस कार्यक्रम को छोड़ेंगी तो आपके परिवार का ही कोई व्यक्ति इसका एंकर बनना चाहिए। यह परिवारवाद। जागीर जब पार्टी बन जाए गौरव वल्लभ जी, तो ये किसी के लिए भी लोकतंत्र में अच्छा नहीं होता है। सवाल यह है कि जो शीर्षस्थ पद है वो उसी को मिलेगा जो जागीर पार्टी को बना लेता है परिवार। ये मुद्दा है गौरव जी। अंजना जी, प्रधानमंत्री जी ने आज बड़ी अच्छी व्याख्या की, मैं भी एक व्याख्या करता हूं।
Modi government is by two people, of two people and for two people. मोदी सरकार दो लोगों के लिए, दो लोगों के द्वारा और दो लोगों के लिए समर्पित है। हम दो हमारे दो। संविधान की पहला वाक्य याद है सुधांशु जी? हम भारत के लोग। पर आपका पहला वाक्य एक ही है, हम दो हमारे दो। और सुधांशु जी, दुख की बात है उसमें आप भी सम्मिलित नहीं, यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट। दैट इज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। अब आते हैं अंजना जी, आपने कई तथ्य सुधांशु जी ने भी बताए। उन्होंने कहा राजनीति में आ सकते हैं पर बीजेपी में है तो परिवारवाद नहीं है। अगर वही व्यक्ति कांग्रेस में है तो परिवारवाद है। हमारे महाराजा जी कांग्रेस में है तो परिवारवाद, बीजेपी में महाराजा चले जाए तो वो परिवारवाद नहीं है। अब मैं कुछ उदाहरण देता हूं सुधांशु जी, गलत हो तो इमीडिएटली बीच में रोकना। पीयूष गोयल जी क्यों है आपकी सरकार में? उनके पिताजी वाजपेयी जी के साथ मंत्री थे। धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों हैं? उनके पिताजी वाजपेयी जी के साथ मंत्री थे। वसुंधरा राजे जी बार बार सिर्फ पूरे राजस्थान में एक ही योग्य व्यक्ति है क्या सुधांशु जी? वसुंधरा राजे जी के बाद उनका पुत्र ही योग्य व्यक्ति है क्या? क्योंकि उनकी माता जी आपकी संस्थापक सदस्य है, तो उनकी पुत्री राजस्थान में, उनकी दूसरी पुत्री मध्य प्रदेश में, और उनका पुत्री की पुत्री का पुत्र वो संसद सदस्य बन गया। मैं आपको महाराष्ट्र के उदाहरण दूं, उत्तर प्रदेश के उदाहरण दूं, बिहार के उदाहरण दूं, झारखंड के उदाहरण दूं, बंगाल के उदाहरण दूं, किरण रिजिजू जी का उदाहरण दूं, किसका उदाहरण दूं सुधांशु जी? जिनके घर शीशे के होते हैं ना, उनको दूसरों के घरों पे पत्थर फेंकने की चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए। गौरव जी, अंजना जी, आपने स्वीकारा खुद ही कि आप भी शीशे के घर में रहते हैं, वो भी रहते हैं। एक और सवाल है, आप ही से है, अपनी बात कह लीजिएगा। एक सवाल और है, आप बात बात पर संविधान की रक्षा का हवाला देते हैं कि संविधान की आत्मा को ये लोग आहत कर रहे हैं। संविधान की आत्मा की रक्षा संविधान दिवस का बहिष्कार करके कैसे किया जा सकता है? एक ऐसे दिवस पर जब संसद में ये कार्यक्रम हो रहा हो, इन्विटेशन स्पीकर की तरफ से गया हो, आप लोगों ने बहिष्कार क्यों किया? इसे लोग क्यों न देखें कि आप संविधान के खिलाफ है? बहुत सही और सार्थक सवाल, बहुत सार्थक सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल। अंजना जी, हमारे संविधान का अगर हम प्रियम्बल पढ़ लें तो इसका उत्तर मिल जाएगा। संविधान 4 चीजों पे टिका हुआ है प्रियम्बल में। जस्टिस, न्याय जिसको हम कहते हैं, लिबर्टी जिसको स्वतंत्रता, इक्वेलिटी समता, और चौथा है फेटर्निटी बंधुत्व। अब आप जस्टिस पे आ जाओ अंजना जी। 1 साल हो गया अभी तक हाथरस की पीड़िता को न्याय नहीं मिला है। पिछले 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, किसानों को जिसने अपनी जीप से कुचला, उसके पिता आज गृह राज्य मंत्री बनके यूएनओ में जाके भाषण देते फिर रहे। कोरोना के दौरान 4 लाख रुपए का मुआवजा एनडीएमए एक्ट में लिखा गया था, पर सरकार नहीं दे रही है। तो ये तो हो गया जस्टिस की बात। लिबर्टी की बात आपको बताता हूं अंजना जी, और ये आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जान के आश्चर्य होगा अंजना जी, 67 पत्रकार, 67 जर्नलिस्ट 2020 में इसलिए गिरफ्तार हो गए क्योंकि उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ लिखा, उनसे सवाल पूछे। प्रेस इंडेक्स जो है उसमें देश का स्थान 142वां है। और आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस बाहर आके कहते हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड टेक केयर ऑफ द नेशन। आई कोट, दिस इज द वर्ड ऑफ द 4 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है वो कहते हैं हम नहीं काम कर सकते, सीबीआई बनाम सीबीआई हो जाता है। तीसरी बात आती है समता की। अंजना जी, हमने तो सुना था सरकारें आर्थिक समानता की बात करती है, शिक्षा में समानता की बात करती है, और आप तो वो सरकार हो सुधांशु जी जिसने सेब, एप्पल और टमाटर के भाव समान कर दिए। आपने अपने दोनों दोस्तों की वेल्थ समान कर दी, आज अडानी और अंबानी की वेल्थ बराबर कर दी। ये वो लोग हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि संविधान दिवस का नहीं, परिस्थितियों का आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। एक सवाल और है गौरव जी, एक सवाल और है, आप बोल लीजिएगा, लास्ट सेंटेंस भी बोल लीजिएगा। एक सवाल और है, 1 दिसंबर 2015 राहुल गांधी का एक ट्वीट पढ़ रही हूं, विल ही सिंपली प्लेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन एन एलिफेंट? क्या वो सिर्फ संविधान को एक हाथी पर रख देंगे और उसके आगे चलेंगे एंड वॉक इन फ्रंट ऑफ इट, और विल ही डू हिज जॉब एंड डिफेंड व्हाट इट स्टैंड्स फॉर? इसका क्या मतलब है सर? इसका इसमें जो भी सार्काज़म है वो समझना बहुत मुश्किल है। क्या संविधान को हाथी पर रख देंगे मतलब क्या होता है? ये मजाक उड़ाना क्या सही है?
ये मैं समझाता हूँ अंजना जी, संविधान की किताब को सिर पे रखना अच्छी बात है, पर उसका प्रियम्बल तक नहीं पढ़ते हो। मैंने आपको उदाहरण दिया, आप न्याय की बात को सिर पे रखते हो, पर न्याय क्यों नहीं देते हाथरस की बेटी को? आप उसको अपने सिर पे लगाओ, उसका महिमा मंडन करो, अच्छी बात है, पर आप न्याय की बात क्यों नहीं करते, जो संविधान का पहला पिलर है? आप लिबर्टी की, स्वतंत्रता की बात क्यों नहीं करते? ये सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि स्वतंत्र नहीं है इंस्टीट्यूशन। आप समानता की बात क्यों नहीं करते? आप टमाटर और एप्पल के दाम समान कर देते हो, पर लोगों की आर्थिक असमानता पूरी। आज किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है और सुधांशु जी, प्रधानमंत्री जी के मुख्य जो मित्र हैं, वो 1002 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, जो उनके इष्ट मित्र हैं। संविधान को हाथी पर रख देने का क्या मतलब है गौरव वल्लभ जी? मैं अभी तक नहीं समझ पाई प्रोफेसर साहब। मैं बता रहा हूं, संविधान को हाथी पर रख के उसके सामने चलेंगे क्या? इसका क्या अर्थ है जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया? मैं आपको बता रहा हूँ अंजना जी, हाथरस में फेटर्निटी का मतलब होता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। हाथरस में क्या डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल हुआ? लखीमपुर में क्या डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल हुआ? 1 साल से किसान बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, एमएसपी की मांग कर रहे हैं। जवाब दीजिए। मैंने और आपने 100 शो कर लिए, पर क्या ये डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल हुआ? तो आप संविधान की किताब को सिर पे रखो, अच्छी बात है, पर पहला पेज तो पढ़ लो। सुधांशु जी, पहले पेज को तो समझ लो। उन्होंने संविधान दिवस का बहिष्कार नहीं किया है, उन परिस्थितियों का बहिष्कार किया है जो आपने इस देश में बनाया है। उन्होंने हाथरस से लेकर लखीमपुर खीरी हर मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर आपको घेरा है। सब सेंचुरी मार रहे हैं, पेट्रोल से लेकर टमाटर तक। हाँ, हम बता रहे। अंजना जी, आप इनसे सारी प्रश्नों का बिंदुवार उत्तर देता हूं। आप इनसे पूछ रही थी हाथी का मतलब क्या, मैं बता रहा हूं। एक कहावत होती हिंदी में, बातई हाथी पाइए बातई हाथी पाओ। यानी पुराने जमाने में अगर किसी की बात अच्छी लगे तो लोग उसको हाथी दे देते थे, और वरना हाथी के पांव के नीचे रख दिया जाता था। तो हकीकत क्या है कि जनता इस देश की बिल्कुल यही निर्णय लेती है, जिसकी बात न्याय संगत होती जनता उसके साथ चल देती, हाथी उसके साथ है, नहीं तो वो हाथी के पांव के नीचे। क्यों है? अब मैं परिवारवाद का अंतर बताता हूं। कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से पहले अध्यक्ष कौन बना? राहुल जी हटे, सोनिया जी अध्यक्ष बनी। 2017 में सोनिया जी हटी, राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने। इतना ही नहीं है जनाब, 1929 में मोतीलाल नेहरू हटे और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। गजब है साहब। राजीव गांधी जी बने तब जब इंदिरा जी की हत्या हो गई, तुरंत राजीव जी अध्यक्ष बने। आप कोई उदाहरण बताइए हमारे यहां एक व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा हो और दूसरा उसी के परिवार का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो 100 वर्षों से। मैं बताता हूं, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं। सर, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री क्यों बनाया? मेरे एक सवाल का बस जवाब दे दीजिए, मैं आपकी हर बात को स्वीकार करूं। आपने कौन से नियम के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाया? आपके पास नेताओं की कमी थी, मंत्रियों की कमी थी? हाँ, मैं इस बिंदु पे आ रहा हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, हाँ मैं बता रहा हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में आकर स्थापित हुए, हमारे द्वारा हुए क्या? हमारे द्वारा हुए क्या? फिर भी आपने उनको उनको पुरस्कार दे दिया। होके महाराज से लेके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने तक। ना सुनिए, तो हमने तो प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश को लिया। प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने किस आधार पर बनाया था, बता दें मुझे। यदि इनका आधार जायज था तो हमने तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लिया है। आपने उनको प्रदेश अध्यक्ष किस आधार पर बताया था, ये बता दीजिए। हम तो उनकी योग्यता और प्रदेश अध्यक्षता को देख रहे हैं। उनकी योग्यता, प्रदेश अध्यक्षता को एक बार इस पर एक जवाब ले ले, जो मैं बोल रहा था। अच्छा ठीक है, बोल लीजिए जी, बोलिए। एक मिनट, नहीं मैं पूरा बात कर लूं। अभी इन्होंने काफी लंबा भाषण दिया ना, तो बिंदुवार उत्तर दे। देखिए अंजना जी, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। 16 में अमित शाह जी थे, 11 में गडकरी जी थे, 2006 में राजनाथ जी थे, 2001 में जना कृष्णमूर्ति जी थे। कोई बता सकता 10 साल बाद भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा? नहीं बता सकते। मगर 2000 से लेकर 2021 तक सोनिया जी या राहुल जी थे, और दावे के साथ कह सकता हूं यदि कांग्रेस पार्टी रहेगी तो गांधी परिवार का ही अध्यक्ष होगा। जनाब, यह होता है परिवारवाद। और जहां तक आपने बात कही कि न्याय और जस्टिस की बात, तो जो छत्तीसगढ़ के 143 किसान मारे गए हैं, अभी तक उन्होंने खुदकुशी की है, दे दिया उनको न्याय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में सारा कर्जा माफ कर दूंगा, दे दिया। राजस्थान में 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दूंगा, 3 साल हो गई सरकार, दे दिया। अलवर के दलित को आपने न्याय दे दिया। जो जगबीर सिंह जिसके हाथ काटे गए, उसको न्याय आपने दे दिया। और तो और हमने तो हटा लिए, कानून बदल लिए हैं। पंजाब में तो 5 साल तक किसान को जेल में रखने का कानून है। काहे नहीं बदल दिया भाई? और अभी आप कह रहे हैं कि कोविड में डेथ, तो कोविड में डेथ का डाटा तो सरकार देगी।
और सब कौन देगी? राज्य सरकार देगी, क्योंकि हेल्थ तो वो सब्जेक्ट आप बताएंगे ना कितने लोगों की कोविड से डेथ हुई, उसका सर्टिफिकेट आप देंगे। और सबसे ज्यादा डेथ हुई है महाराष्ट्र और केरल में, एक राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है और एक जहां से राहुल गांधी जी सांसद है। तो वहां की सरकार कम से कम सत्यापित आंकड़ा दे तो दे, तब हमसे प्रश्न पूछे। और केरल में एपीएमसी एक्ट लागू तो कर दे, तब हमसे प्रश्न पूछे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग महाराष्ट्र में हटा तो दे। ये होता है कहना कुछ और, करना कुछ और। वही इनके आज संविधान दिवस के चरित्र में भी दिख रहे हैं कि हाथी की बात शुरू की थी, हाथी पे खत्म कर रहा हूं। हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और। कह रहे हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और जब तक कांग्रेस पार्टी रहेगी तब तक गांधी परिवार का ही अध्यक्ष रहेगा। ये होता है परिवारवाद। वो कह रहे हैं रहेगी या नहीं रहेगी, आपके अस्तित्व पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो सुधांशु जी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आप आज टीवी पे बैठ के महाराजा जी को मंत्री बनाने को डिफेंड कर रहे हैं। मेरे ज्ञान के अनुसार तो सुधांशु जी, आपने पार्टी की ज्यादा सेवा की है उनसे, आप में ज्यादा योग्यता है, पर आप टीवी पे बैठ के उनका पक्ष ले रहे हो। आपको मंत्री क्यों नहीं बना देते सुधांशु जी? मेरा जितना ज्ञान है मैं आपको उनसे ज्यादा योग्य मानता हूं। आपने पार्टी के लिए ज्यादा संघर्ष किया अपनी विचारधारा के लिए उनसे, पर आज आपकी प्रॉब्लम है कि आज आपको उनको डिफेंड करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं। तो सुधांशु जी, आपने कुछ अध्यक्षों के नाम गिनवाए, मैं आपको सिलसिलेवार 1968 से लेके आज तक के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों का नाम गिनाता हूं, क्योंकि आपके ज्ञान में वो कमी है। क्योंकि आपकी पार्टी का इतिहास तो 30-40 साल पुराना है, पर हमारी पुरानी पार्टी है सुधांशु जी। 1968 से लेके आज तक, 1966 में के कामराज, 68 में निंजलिंगप्पा, 70 में जगजीवन राम, 74 में शंकर दयाल शर्मा, 75 में देवकांता बरुआ, 83 में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी। अरे ये क्यों नहीं देखते? आपके पास उसका डाटा नहीं है क्या, या आपको पेपर नहीं मिला क्या वो बोलने का? सुधांशु जी, आप इतने योग्य होके एक पार्शियल डाटा देके यहाँ से निकल जाते हो, ये नाम क्यों नहीं पढ़ते? तीसरी बात सुधांशु जी, फिर मैं आपकी बात सुधांशु जी को आपने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया आज। ठीक है, बोलिए। मैं तो चाहता हूँ कि इन्होंने सेवा ज्यादा करी, पर आज ये सेवा करने के बावजूद उन लोगों को यहाँ पे डिफेंड कर रहे जो 6 महीने पहले आए हैं। खैर एनी हाउ, वो इनकी समस्या में मिलेगा प्रोफेसर साहब, मैं सबको मिलेगा। हमारी पार्टी में तो सबको मिलता है सुधांशु जी, सबको मिलेगा, और अंजना जी सबको मिलेगा। ये मैं आपको यहाँ पे प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ऐसे ही बहुत सेवा की थी जी। क्या हुआ आप जानते हैं गौरव वल्लभ जी? मैं अंजना जी, किसी व्यक्ति विशेष पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने तो एक ही सवाल पूछा था सुधांशु जी, विजय राजे सिंधिया जी की पुत्री वसुंधरा राजे ही राजस्थान में क्यों? वसुंधरा राजे जी का पुत्र दुष्यंत सिंह ही सांसद सदस्य क्यों? पीढ़ी दर पीढ़ी विजय राजे सिंधिया जी की दूसरी पुत्री मध्य प्रदेश में मंत्री क्यों? इसका सवालों का जवाब दीजिए बंधु, आप भाग नहीं सकते यहाँ पे। और सवाल ये है कि संविधान की रक्षा में आपने क्या किया? पुस्तक को सिर पे लगाइए, पुस्तक को सिर पे रखिए, पर बाईदार उन 2 लोगों के अलावा भी देश के लिए सोचिए। और कोविड पे आपने सवाल किया सुधांशु जी, आपको जान के आश्चर्य होगा, एनडीएमए एक्ट के तहत व्यवस्था है कि अगर डिजास्टर में किसी की मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए का उसको कंपनसेशन मिलता है। आप क्यों नहीं देते? आप कहते हो मेरे पास डाटा नहीं है। अरे भारत सरकार का डाटा है 4,67,000, 4,67,000 डेथ्स हुई अभी तक। आप उनको 4 लाख रुपया क्यों नहीं देना चाहते? फिर आप संविधान की बात करना। संविधान का तो पहला स्तंभ ही न्याय है, संविधान का दूसरा स्तंभ समानता है। आपने क्या समानता एस्टेब्लिश की सुधांशु जी? किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है और मोदी जी के दोस्त 1,002 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं। आपकी, मेरी, हम सबकी, अंजना जी की 97% हिंदुस्तानियों की आय कम हो रही है, 3% की बढ़ रही है। ये कौन सा समानता है सुधांशु जी? ये कौन सी लिबर्टी? सुधांशु जी, पहले तो वो कह रहे हैं कि आपकी काबिलियत ज्यादा है, आपको सेवा का कब मिलेगा इनाम, और उसके बाद फिर आ जाइएगा इस पर कोविड पर। देखिए, आपकी योग्यता को ज्यादा बता रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया से। आप लोग तो ज्यादा लंबे वक्त से काम कर रहे हैं ना सर पार्टी के लिए। अंजना जी, अरे बिल्कुल सही बात है, मैं तो इनसे बात कह रहा हूं। गौरव वल्लभ जी एक्सएलआरआई में प्रोफेसर रहे, इनके नेता एक्सएलआरआई में एडमिशन लेने लायक हैं? बोलिए। ये एक्सएलआरआई में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे हैं, जो आईएम के इक्विवेलेंट माना जाता है, और ये आकर इनको प्रवक्ता का काम दिया गया उसको डिफेंड करने का, जिसको पूरे देश की जनता ने एक संज्ञा दे रखी है, एक विशेषण दे रखी है।
और देखिए विद्वान व्यक्ति के ऊपर भी कैसा प्रभाव आ जाता है। मैंने तो ये नहीं कहा कि हम देना नहीं चाहते, मैंने तो कहा इसकी मृत्यु हुई है कोविड से, यह सत्यापित राज्य सरकार करेगी। जैसे किसान सम्मान निधि हम दे रहे थे, पश्चिम बंगाल ने यदि किसान का डाटा नहीं दिया था तो हम उनको नहीं दे पाए, उसी प्रकार आप महाराष्ट्र से अपने और केरल जहां सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है, आपकी राज्य सरकार सर्टिफाइड करके दे दे कि ये साहब कोविड से डेथ हुई है, तो अब उसके बाद आप कहिए तो हम बात को मान सकते हैं। दूसरी आपने अपनी पार्टी की बात कही, जो अध्यक्ष रहे, मैं क्यों मुस्कुरा रहा था, ये जितने अध्यक्षों के नाम लिए वो सब पार्टी छोड़ के चले गए। निजलिंगप्पा छोड़े थे, कामराज छोड़े थे, जगजीवन राम छोड़े थे, देवराज अर्स छोड़े थे, और पीवी नरसिम्हा राव को तो बेचारों को, उनको तो मृत्यु के बाद आपने अपनी पार्टी ऑफिस में आने तक नहीं दिया था। इसीलिए मैंने कहा कि नेतृत्व तो किसी का भी, सीताराम केसरी के तो नाम की पट्टिका उखाड़ के सोनिया जी ने जाकर वहां कुर्सी पर फिजिकली कब्जा किया था। इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था कि आप जिन नेताओं के नाम ले रहे हैं वो सब तो पार्टी से अलग हुए थे। मुझे अंजना जी याद है, बचपन में मैंने अटल जी का एक भाषण सुना था, उन्होंने एक बात कही थी कि कांग्रेस में इतने परिवर्तन अलग अलग हुए धड़े कि कांग्रेस एस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर, कांग्रेस यू, कांग्रेस आई, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। जितने विभाजन आपके यहां हुए उतने तो किसी के हुए नहीं। क्यों? इसीलिए हुए कि लोकतंत्र नहीं था पार्टी में। अन्यथा मैं कहता हूं आप 135 साल पुरानी पार्टी हैं। गौरव जी आप पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, कोई 20 साल बताइए जिसमें कांग्रेस में डिवीजन नहीं हुआ हो 1885 से 2021 तक। संविधान दिवस पर लोकतंत्र बनाम परिवार तंत्र, ये बहस आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि संविधान दिवस पर देश की संसद में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी पार्टियों को सबसे बड़ा खतरा बनाया जहां पर परिवारवाद हावी हो चुका है। उन्होंने कहा कि ऐसी तमाम पार्टियां हैं जहां पर परिवार हावी हो चुके हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार ही पार्टी चलाए, ये संकट है और ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। पारिवारिक पार्टियां संविधान के विपरीत है, संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ है। वहीं विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस के साथ इसका बहिष्कार किया। भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन ठीक नहीं है, यानी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरते आए प्रधानमंत्री। भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन जिसका जिक्र उन्होंने किया, नाम नहीं लिया लेकिन संकेत साफ थे। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर, प्रधानमंत्री पर हमलावर है। उनका कहना है कि जो परिस्थितियां देश में बनी है वो इस संविधान के बिल्कुल विपरीत है और इसीलिए आज उन्होंने संविधान दिवस के इस कार्यक्रम का देश की संसद में बहिष्कार किया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और इस चर्चा में सुधांशु त्रिवेदी जी और गौरव वल्लभ जी फिर से जुड़े, हम आपको सुनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले गौरव वल्लभ जी, चूंकि आपकी बारी थी और आप जवाब देना चाहते थे, उन्होंने पूरा इतिहास गिना दिया और कहा कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां, जिन अध्यक्षों का नाम लेकर आप बहुत खुश हो रहे थे, उन्होंने बताया कि अंत में क्या परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी में उनके साथ बनी। यानी मूल यही था कि गांधी परिवार का वर्चस्व कायम रहे और सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ इसका उन्होंने अंत में कहा कि कैसे उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया था। गौरव अंजना जी, मैं सुधांशु जी को याद दिलाऊंगा, आपका तो 40-41 साल का इतिहास है ना सुधांशु जी, और इस 41 साल में मुख्य रूप से 3 व्यक्ति आधे जिससे ज्यादा समय अध्यक्ष रहे, वाजपेयी जी, आडवाणी जी और डॉक्टर जोशी जी। कहाँ है सुधांशु जी डॉक्टर जोशी साहब? मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ है? आप मिलते हैं क्या उनसे? कभी कहाँ रहे वो? कभी दिखते हैं आपको वो? मुझे तो टीवी पे पिछले 7 साल में नहीं दिखे, जबकि विद्वान व्यक्ति है, एज ए प्रोफेसर मैं उनकी इज्जत करता हूँ। आडवाणी जी कहाँ है सुधांशु जी? सिवाय उनके बर्थडे के वो कभी नहीं दिखते हैं, कहाँ है? और वाजपेयी जी का तो स्वर्गवास हो गया, उनपे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। फिर प्रधानमंत्री जी ने आज भ्रष्टाचार की बहुत बातें करी। सुधांशु जी याद है ना, बंगारू लक्ष्मण साहब आप ही के अध्यक्ष थे, टीवी कैमरा के सामने। मुझे ऐसा याद नहीं अंजना जी कि कोई नेशनल पार्टी का प्रेसिडेंट टीवी कैमरा के सामने रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया हो, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी। प्रधानमंत्री जी, उनके बारे में आपके क्या विचार है? सुधांशु जी दिल पे हाथ रख के बोलिए, और मुझे पता आप सच्चे आदमी हो। क्या नड्डा जी आज वास्तव में अध्यक्ष हैं? क्या नड्डा जी कोई निर्णय कर सकते हैं? मैं फिर बोलता हूं, मोदी गवर्नमेंट इज ऑफ 2 पीपुल, फॉर 2 पीपुल एंड बाय 2 पीपुल। आपने देखा है सुधांशु जी नड्डा जी का हाथ पकड़ के देश के गृह मंत्री ने कैसे धकेला था। अगर आपके पास वो वीडियो नहीं है तो मैं आपको भेजूंगा, और आग्रह करूंगा अंजना जी से भी कि वो आज तक के दर्शकों को दिखाए कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को देश के गृह मंत्री उस राष्ट्रीय पार्टी के कार्यक्रम में हाथ पकड़ के कह रहे पीछे चल।
ये आपकी हकीकत है। दूसरों के ऊपर आप छींटाकसी कर सकते हैं। आपने कई बातें गिनवाई, मैंने कहा कहाँ है आडवाणी जी, कहाँ पे है आपके संस्थापक डॉक्टर जोशी जी, क्यों आज वो आपके सहभागी नहीं है, क्यों वो मार्गदर्शक मंडल में है? और अगला नंबर सुधांशु जी प्लीज बताइएगा, अगला नंबर मार्गदर्शक मंडल में किसका है? क्या राजनाथ सिंह जी मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले हैं या नहीं, देश को और आज तक के दर्शकों को बताइए। ठीक है सुधांशु जी, आप जवाब दीजिएगा। आपके तमाम नेताओं पर उन्होंने भी पूरी लिस्ट तैयार कर दी है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा है एक बार दर्शकों को जरा सुना देते हैं। आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते, क्योंकि नेशन फर्स्ट कालक्रम से राजनीति ने उस पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया है कि देश हित भी कभी कभी पीछे छूट जाता है। ये उन महानुभावों को प्रणाम इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि उनके भी अपने विचार होंगे, उनके विचारों की भी धारा होगी, उस धारा में धार भी होगी, लेकिन फिर भी राष्ट्रहित सुप्रीम होने के नाते सबने मिल बैठ करके एक संविधान दिया। प्रधानमंत्री ने यहां पर सुधांशु जी जवाब दीजिएगा उनकी बातों का, साथ ही कहा आज अगर होता तो एक पन्ना भी लिखना मुश्किल होता। इसका क्या अर्थ है? हाँ, इसका अर्थ यह है, इसीलिए आज हम लोगों ने संविधान सभा की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको डिजिटली पूरी तरीके से सबके सामने कर दिया है। मैं चाहूंगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो संविधान सभा की डिबेट्स को पढ़े, तो उसे समझ में आएगा कि किस प्रकार का स्वस्थ डिस्कशन हो रहा था और सब लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे और उसके बाद एक कंसेंसस बनती थी। मगर उसके साथ मैं कहूंगा एक बयान उस समय के किसी नेता का बताइएगा जो बाहर आकर उस समय की सरकार के खिलाफ बोलने लगा। हम लोग का भी घनघोर मतभेद था। आप देखिए गौरव वल्लभ जी कितने बुद्धिमान व्यक्ति होकर क्या कर गए। आप ही के चैनल पे अभी रिवाइंड करके देख लीजिए, कहे कि हमारा इतिहास 40 साल पुराना है। अंजना जी आरोप हम पे अंग्रेजों के जमाने से लगाते हैं, तो भैया दो में से एक बात विड्रॉ कर लीजिए, या तो अपना बयान विड्रॉ कर लीजिए कि हमारा इतिहास 40 साल पुराना है, या फिर अंग्रेजों के जमाने के आरोप विड्रॉ कर लीजिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जो कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब हंसने वाली तो उन्होंने हास्यास्पद बात कही है ना, ये दोनों प्रकार के आरोप एक साथ नहीं चल सकते। अब मैं दूसरी बात इनको बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा कहां है अडवाणी जी। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं अडवाणी जी आज 94 वर्ष के हैं। मेरे विचार से बहुत दुखद बात है कि आप उनके कहें कि वो आकर आपको दिखाएं कि वो कहां पर हैं। हम तो ये नहीं पूछते आपसे कहां है सोनिया जी, जबकि वो 74 वर्ष की है, उनसे 20 साल छोटी हैं। स्वास्थ्य का विषय मैं नहीं उठाता, वो तो अध्यक्ष का पद धारण करे हुए हैं। उसके बाद हम नहीं पूछते कि वो कहां पर हैं। दिखते हमेशा आपके युवराज जी टकट 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 खटखट खटखट ट्वीट कर रहे हैं और एक्शन दे रहे हैं। डॉक्टर जोशी 87 पूरा करके इस 5 जनवरी को 88 के हो जाएंगे। और यह बहुत आपत्तिजनक बात है कि इतने वयोवृद्ध लोगों के बारे में आप कहते हैं कि कहां कर रहे हैं। आपको पता है अडवाणी जी जिस समय प्रधानमंत्री का हमने कैंडिडेट बनाया था वो 82 वर्ष के थे। विश्व के इतिहास में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को हमने बनाया। अडवाणी जी का पूरा सम्मान है। पार्टी ने आज जिस मुकाम तक पहुंची उसमें अडवाणी जी का महत्वपूर्ण योगदान है और प्रधानमंत्री जी ने भी उनका आशीर्वाद लेकर वहां अपना कार्य प्रारंभ किया था। इसलिए मैं कह रहा हूं आप यहां की तरह पट्टिका उखाड़ कर, और आपके यहां बताइए अमरिंदर सिंह वो साफ साफ कह रहे हैं मुझे ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। हमारे यहां कोई नेता बताइए किसी ने कभी कहा हो, आदरणीय अडवाणी जी ने या जोशी जी ने, किसी ने कभी एक शब्द बोला हो इस तरह का ह्यूमिलिएट वाला? क्योंकि आप क्या होता है। और मैं फिर रिमाइंड कर रहा हूं, नरसिम्हा राव की किताब द इनसाइडर पढ़िए, दुर्गादास की किताब फ्रॉम करजन टू नेहरू पढ़िए, कांग्रेस के अंदर क्या क्या होता था, पीओ मथाई की किताब पढ़िए जो नेहरू का निजी सचिव थे, उन्होंने क्या क्या लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इनका पत्राचार पढ़िए। साहब क्या क्या है, सारी बात सामने आ जाएगी। और तो और सुभाष चंद्र बोस जी और महात्मा गांधी जी के बारे बीच में क्या क्या हुआ था वो पढ़िए। तो ये जो आप आवरण बताते हैं ना, वो सारा का सारा आवरण दिख जाएगा। और अंत में मैं कहता हूं आपकी पार्टी ने संविधान दिवस हो गया, इस अपराध के लिए तो आज के दिन क्षमा मांग लीजिए कि आपने इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहा था और ये कोई सामान्य नेता ने नहीं कहा था। अभी आपने खुद नाम दिया है, आपके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था और आज तक किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस वाक्य के लिए माफी नहीं मांगी है। तो यह कांग्रेस का आज तक आधिकारिक बयान है। जैसे हिटलर ने कहा था, रूडोल्फ हेस ने कहा था, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर।
1934 में उसी ढंग से 75 में इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। आज संविधान सभा के दिन आदरणीय सोनिया जी से माफी मंगवा दीजिए, उसके बाद आकर संविधान की प्रतिबद्धता पर प्रवचन करिए। गौरव जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप बताइए ऐसे नेता उनके जिन्होंने कभी शिकायत की हो। इसी के साथ पूरी लिस्ट उन्होंने गिना दी है। कह रही है आज संविधान बनता तो पन्ना भी नहीं लिखा जाता, क्योंकि आप लोग इस तरह से नकारात्मक रुख अपना रहे हैं देश में। जी सुधांशु जी, आपने डॉक्टर जोशी जी का नाम लिया, बहुत सम्मानित व्यक्ति है। उन्होंने आपके लिए क्या कहा सुधांशु जी? उन्हीं की बात दोहरा रहा हूं। उनसे जब पूछा गया कि आपके सरकार को 100 में से कितने नंबर दें, तो उन्होंने कहा इस व्यक्ति ने तो, इस छात्र ने तो अपना नाम तक नहीं लिखा है, मैं नंबर क्या दूं, तो कॉपी खाली छूटी हुई है। ये उनके शब्द है सुधांशु जी, उनसे तो ग्रहण कर लेते। ये प्रोफेसर आदमी का कथन है, झूठ नहीं बोलेंगे वो। उन्होंने आपके लिए कहा मोदी सरकार इज नॉट डिजर्विंग टू बी इन द गवर्नमेंट, क्योंकि आपने तो नाम तक नहीं लिखा अपनी उत्तर पुस्तिका में, तो आपको नंबर कैसे दें? अगर कुछ नाम भी लिखा हो तो नाम लिखने का ही आपको 5 नंबर देते 100 में से, पर यहाँ तो नाम तक नहीं लिखना आता आपको, तो फिर नंबर कैसे दें? ये मेरा कथन नहीं है सुधांशु जी, ये डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का। फिर आपने बात को घुमाने का प्रयास किया सुधांशु जी, कि जब मैंने पूछा कहाँ है, अरे मैं ये पूछ रहा हूँ सुधांशु जी, देश के उप प्रधानमंत्री जी का आपने निर्णय में कब सहभागिता ली? देश के पूर्व गृह मंत्री जी का अब वर्तमान गृह मंत्री जी ने कब उनसे राय मशवरा किया? अगर उनसे राय मशवरा करते तो वो जरूर कहते कि जो व्यक्ति जीप के टायरों के नीचे किसानों को कुचल रहा है, ऐसे गृह राज्य मंत्री को तुरंत बाहर करो, इनको बाहर निकालो। पर आपको समझ में ही नहीं आ रहा सुधांशु जी। अनफॉर्चुनेटली मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं, यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट टू। दिस इज मोदी गवर्नमेंट इज फॉर 2 पीपुल, बाय 2 पीपुल एंड ऑफ 2 पीपुल। आप उस 2 में नहीं हो, आपको सिर्फ यहाँ आके डिफेंड करना है चीजों को। फिर आपने कहा कि गौरव जी ने क्या बात कर दी, कभी बोलते हैं 40 साल पुरानी। गौरव जी आपके यहाँ 2 की चलती है या 3 की चलती है? प्लीज सुनिए ना, सुनिए। फिर आपके यहाँ 2 की चलती है या 3 की? मैं आपको सारी चीजें बताऊं। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता की चलती है, हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता डिसीजन मेकिंग का सहभागी होता है, हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ बैठ के डिबेट होता है, डेलिब्रेशन होता है। हमारे यहाँ ये नहीं होता 2 व्यक्ति आते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाथ पकड़ के बोलते हैं चलो यहाँ से। ये ऐसा नहीं होता फाइनल जवाब। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है, ये संविधान के लिए अच्छी परंपरा नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने फिर एक अंतिम वाक्य बोलने दीजिए। बोल लीजिए। सुधांशु जी ने कहा कभी बोलते हैं 40 साल पुरानी है, कभी बोलते हैं अंग्रेजों के साथ में। सुधांशु जी, जो आपकी पेरेंट होल्डिंग कंपनी है ना, वो अंग्रेजों के साथ माफी मांग रही थी। वो जब क्विट इंडिया चल रहा था तो वो अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। जब महात्मा गांधी लड़ाई लड़ रहे थे आजादी के, तो आपकी जो पेरेंट कंपनी है ना, वो उस समय अंग्रेजों के साथ खड़ी। ठीक है गौरव जी, टाइम हो गया, जवाब लेते हैं सुधांशु जी से। टाइम हो गया, जल्दी से सुधांशु जी, छोटा सा जवाब। हाँ अच्छा, बस 2 लाइन बोल देता हूं, ज्यादा नहीं। इनकी पेरेंट कंपनी जानते क्या है? इस्टेब्लिश बाय एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जो वाणिज्य और एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी थे। उसके बाद कांग्रेस के पहले 5 अध्यक्षों में से आपको एलन ऑक्टेवियम ह्यूम की बात बताता हूं, एल्फ्रेड रोब, विलियम वेडनबर्न और जॉर्ज यूल, ये सब ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी थे। तो आपकी पेरेंट होल्डिंग तो सीधे ब्रिटिश सरकार हो गई। और अंत में एक बात कहता हूं अंजना जी, ये कह रहे हैं ना हमारे यहां 2 की चलती है, इनके यहां जानते हैं किसकी चलती? इनके यहां 2 की नहीं चलती, 2 में चलती है। अगर आप देखें राजस्थान में 2 में चल रही है, गहलोत जी में और पायलट जी में। पंजाब में 2 में चल रही थी, अमरिंदर सिंह में सिद्धू में, अब वो चले गए तो सिद्धू और चन्नी में चल रही है। छत्तीसगढ़ में 2 में चल रही है, और अब तो मुझे ऐसा लगा है कि बहना और भैया में भी चल रही है। तो आपके यहाँ तो 2 में चलती है, इसीलिए चलते चलते यहीं पर इस बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं। एक कह रहा है एक पार्टी में 2 की चलती है और सुधांशु जी कह रहे हैं 2 में चलती है।